बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है एक छोटी सी वीडियो एक बिल्कुल आम से मौजू पर, और ज़रूरी है कि ये वीडियो आप पूरी देखें ताकि इस वीडियो का मकसद पूरा हो सके। इस वीडियो में दो मामलात से बहस की गई है। एक पैराग्राफ लिखना और दूसरा रब्त व तसलसल। हम रब्त व तसलसल की बहुत बात करते हैं, तो इस वीडियो में रब्त व तसलसल का थोड़ा सा अमली मुजाहरा करने की कोशिश की गई है। बंदा नाचीज़ से कोई गलती सरजद हो जाए तो सहवे इब्न आदम समझते हुए माफ़ फरमा दीजिए, आपकी ज़र्रा नवाजी और बड़ापन होगा। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए मुरतब की गई है जिन्हें पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाता है तो उन्हें लगता है कि जैसे उनका दिमाग बंद हो गया। वो पेंसिल उठाते हैं तो उन्हें पेंसिल मनो भारी महसूस होती है। ऐसे बच्चे मेरे साथ इस वीडियो के दौरान एक पैराग्राफ लिखें और इसी तरह वो कुछ मशकें करते रहें तो वो पैराग्राफ क्या अच्छे अच्छे मज़ामीन लिख सकेंगे। याद रखिए, पैराग्राफ लिखने के लिए या लिखारी बनने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं है, बहुत डिग्रियां होना ज़रूरी नहीं है। लिखारी कोई भी बन सकता है। ये एक ऐसी महारत है जिसे कोई भी निखार सकता है, और इसका आगाज़ पैराग्राफ लिखने से होता है। जो लोग पैराग्राफ लिखने की मशक करते हैं वो एक अच्छे राइटर, एक अच्छे लिखारी बन जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये तरीका इख्तियार करें, और जो असातिज़ा हैं मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि पेपर चेक करते हुए या बच्चों की असाइनमेंट्स चेक करते हुए उनके ऊपर रब्त व तसलसल लिख देना बड़ा आसान है कि रब्त व तसलसल की कमी है, लेकिन रब्त व तसलसल को समझाना और रब्त व तसलसल की मशक कराना ये ज़रूरी भी है और संजीदा भी है और मुश्किल भी है। तो मैं चाहूँगा कि ये इस वीडियो में जिस तरह से एक छोटी सी कोशिश की गई है एक हल्के फुल्के से अंदाज में रब्त व तसलसल सिखाने की, आप अपनी जमात में बच्चों को ज़रूर सिखाइए। इस तरह की मशकें ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कोशिश करते हैं, अपनी पेंसिल तेज़ कर लीजिए, एक अच्छा सा रबर भी पास रख लीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कागज़ भी ले लीजिए, या अपनी कॉपी में लिखें, जैसे आपकी अपनी मर्ज़ी, जैसे आपके लिए आसानी हो आप लिखिए। और चूँकि हम मशक कर रहे हैं इसलिए जब भी लिखने का आगाज़ करें तो बहुत ज़्यादा हुदूद व क़यूद न रखें। बस एक सादा सा कागज़ हो और पेंसिल हो और फिर लिखना शुरू कर दें। बहुत से मौज़ूआत हैं और मैंने बहुत से मौज़ूआत पे सोचा, अचानक ही मेरे जहन में सेब का मौज़ू आ गया। तो आज हमारा मौज़ू है सेब। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें कुछ अल्फाज सोचना है सेब के बारे में। तो ऐसी मालूमात हमें जहन में लानी है सेब के बारे में जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। तो सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। तो जब मैंने सेब के बारे में सोचा तो मुझे ये थोड़ी सी मालूमात जहन में आई जो मैंने लिख ली, और वो ये है कि सेब एक फल होता है, मुख्तलिफ रंग हैं, दरख्तों पर लगता है, जैम बनता है, तकरीबन गोल होता है, बीज होते हैं इसमें, खूबसूरत होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो हमने वो जो मालूमात थी, अब उन मालूमात को हम बाकायदा जुमलों की सूरत में लिखेंगे। तो जो अगला मरहला है
पहले मरहले में हमने मालूमात सोची, दूसरे मरहले में हमने मालूमात को लिखा, तीसरी मरहले में हमने मालूमात को जुमलों की सूरत देनी है। तो जुमलों की सूरत दी तो हमारे सामने ये जुमले बने। सेब एक फल है, सेब मुख्तलिफ रंगों में होता है, सेब दरख्तों पर लगता है, सेब से जैम बनता है, सेब तकरीबन गोल होता है, सेब खूबसूरत होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। जब अल्फाज या मालूमात को जुमलों की सूरत दे दी गई तो ज़रूरी है कि इन जुमलों की तरतीब भी दुरुस्त कर ली जाए। तो अब ये जो तरतीब है, यहाँ आ जाएगा रब्त व तसलसल। तरतीब जो हमारी होगी वो, और ये मौजू का रब्त व तसलसल है, यह ऐसा रब्त व तसलसल है जिसका ताल्लुक मौजू से है। हमारा जो एक जुमला है उसके अंदर जो मौजू है उसके बाद आने वाला जुमला मौजूआती तौर पर अपने पिछले जुमले के करीब तरीन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये हमने जहन में रखना है। तो इसलिए हम उन जुमलों को मौजू के लिहाज से हम जुमलों के करीब कर लेते हैं, हम जुमलों की कुर्बत बना लेते हैं। तो सेब एक फल है, सेब दरख्तों पर लगता है, सेब तकरीबन गोल होता है, सेब मुख्तलिफ रंगों में होता है, सेब खूबसूरत होता है, सेब से जैम बनता है, सेब सेहत के लिए अच्छा होता है। ये जो हमने कुर्बत बनाई है, ये जो मौजू का हमने एक रब्त पैदा किया है, पिछले जुमले की कुर्बत का ध्यान रखा है, तो ये मुख्तलिफ लोगों के यहाँ मुख्तलिफ हो सकता है। लोग मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं, वो मुख्तलिफ हो सकता है। मसलन सेब एक फल है तो सेब दरख्तों पर लगता है, कोई ये भी कह सकता है कि ये सेब बहुत खूबसूरत है। बहरहाल ये हम आगे चल के देखते हैं कि इसमें हमने फिर करना क्या है, अगली टेक्निक हमारे पास क्या है। तो अब दुरुस्त कर लिया हमने, जुमलों की तरतीब दे दी। अब ज़रूरी है कि जुमलों में रब्त भी हो, इसलिए हमें अपने जुमलों में कुछ अल्फाज शामिल करना है। अब ये जो अल्फाज हैं, ये अल्फाज हमारे जो हैं ये हुरूफ रब्त होंगे, और भी कई किस्मों के अल्फाज हैं जो हम शामिल करके एक पैराग्राफ को मरबूत करते हैं, रब्त बनाते हैं। तो ये लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए रब्त बनाना है। पहले में हमने मौजू के मुताबिक बनाया था, अब अल्फाज के मुताबिक करेंगे। तो सेब एक ऐसा खूबसूरत फल है जो दरख्तों पर लगता है। अब हमने इसमें शामिल क्या किया है, ऐसा जो। तो दो जुमले थे जिनको हमने इकट्ठा कर लिया है, मरबूत कर लिया है, और ये मरबूत हमने किया है हुरूफ रब्त के साथ। सेब की शक्ल तकरीबन गोल होती है और ये मुख्तलिफ रंगों में होता है। इसमें भी आपने देख लिया कि और ये सेब से जैम बनता है, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आपने ये देखा कि इसमें हमने कुछ लफ्ज़ शामिल करके हमने जुमलों की जो कुर्बत थी उन्हें हमने मज़ीद बेहतर कर लिया है। तो आगे चलते हैं। तो ये उसूल जहन में रखना है कि हुरूफ रब्त का इस्तेमाल होगा। तो फिर ये वो टारगेट है जो कैम्ब्रिज की तकरीबन हर रिपोर्ट ये बताती है कि जो जुमले हैं वो मरबूत होने चाहिए। जुमले जो हैं उनके दरमियान में रब्त होना चाहिए। बच्चे आसान से जुमले, सीधे से जुमले, उनके दरमियान में कोई रब्त नहीं होता। तो यहाँ से यानी जब बच्चों को बड़ी राइटिंग सिखाई जाए, बड़े मौजू पर तहरीर करना सिखाया जाए, तो उससे पहले इस तरह की छोटी मश्क ज़रूर करवानी चाहिए। यकीनन ये छोटी क्लासेस के टीचर्स का काम है, लेकिन चलो अगर नहीं उन्होंने करवाया और तो बड़ी क्लासेस वाले खुद से 1-2 हफ्ते लगा के तो फिर बच्चों को लेके आगे चल सकते हैं। अब हमने अगरचे उसमें रब्त पैदा किया, लेकिन फिर भी उस पैराग्राफ में कुछ कमी रह गई है। और वो कमी क्या है कि सेब का लफ्ज़ उसमें बार बार इस्तेमाल हो रहा था।
تو ہمیں اب اس پیراگراف میں پھر کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی، اور یعنی اس پیراگراف کی نوک پلک سنوارنا ہوگی. اور یہ کیسے ہوگا کہ ہمیں سیب کا جو لفظ ہے جو بار بار استعمال ہو رہا ہے، ہمیں اس کی جگہ پہ کوئی اور لفظ ڈالنے ہوں گے، یعنی ہمیں اس میں ضمیر ڈالنے ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیب ایک ایسا خوبصورت پھل ہے جو درختوں پر لگتا ہے. عام طور پر سیب کی شکل تقریباً گول ہوتی ہے. یہاں پہ جب میں یہ لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہاں پہ سیب کی شکل میں نے لکھا ہے، تو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ شاید وہ بہتر ہو. یہاں دو رائے ہیں. عام طور پر اس کی شکل تقریباً گول ہوتی ہے اور یہ مختلف رنگوں میں ہوتا ہے. ہم نے سیب کا لفظ نکالا اور یہ ڈال دیا. یہ ایک ایسا پھل ہے جو صحت کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے سیب کو جیم میں خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے مزید الفاظ شامل کرتے ہوئے ہم نے اس کی مزید نوک پلک سنواری، اور ہم نے اسے یہ جو ایک شیڈ رائٹنگ ہوتی ہے ٹیکنیک کلاس کے اندر، اسٹریٹجی ہے شیڈ رائٹنگ. یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس وقت، جس طرح سے میں اس وقت کر رہا ہوں، اگر آپ کلاس کے اندر بورڈ پر پوری کلاس کو ساتھ لیتے ہوئے آپ یہ والا کام اس طرح سے کریں گے، یہ شیڈ رائٹنگ کی ایک دو امشاق کروائیں، تو میرا خیال ہے کہ بچے کافی حد تک بہتر لکھنا شروع کر دیں گے. تو یہ شیڈ رائٹنگ میں یہ ہو جانا چاہیے. اور اب یاد رکھنے کی باتیں ہیں کہ ایک پیراگراف لکھتے ہوئے اپنی معلومات کو الفاظ یا جملوں کی صورت میں لکھیے، جملوں کو ترتیب دیجیے، ایک جملے کا دوسرے جملے سے ربط پیدا کیجیے. اپنے لکھے ہوئے پیراگراف کی نوک پلک سنوارتے ہوئے اس میں ضروری کمی بیشی کیجیے. اب یہ جو ہے بہت ضروری یہ اصول و ضوابط ہیں جو کہ شاید کلاس کے اندر لگ جانے چاہیے کہیں لکھے ہوئے. تو یہ جی اصول ہیں جو کہ بچوں کے سامنے ہمیشہ رہنے چاہیے. اور اس کے بعد پیراگراف کے حصے، اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ پہلا پیراگراف ہے جس میں پہلا حصہ جو ہے اس میں ایک ایسا جملہ ہے جس میں جو موضوع کھولتا ہے، جس میں موضوع کو کھولا جاتا ہے اور موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، اور اگلے میں موضوع کی تفصیل بیان کی جاتی ہے جسے تفصیل کہا جاتا ہے، اور اختتامی جملے میں موضوع کو بند کیا جاتا ہے، کلوز کیا جاتا ہے. یہ اختتامی جملہ لکھا جاتا ہے. تو اب یہ پیراگراف کا جو یہ والا کام ہے، یہ اس کی حیت، اس کا ڈھانچہ، اس کے سٹرکچر جو کہ ادبی لحاظ سے کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے اندر یہ ضروری ہے. یہ نہیں کہ بچہ تفصیل پہلے لکھ دے اور بعد میں بتائے کہ یہ میں سیب کے بارے میں لکھ رہا ہوں، تو موضوع بعد میں بیان کرے. یوں بچوں کو یہ شناخت، یہ پہچان ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے آغاز، تفصیل اور اختتامی جملہ لکھنا ہے. پیراگراف لکھنے کے مراحل، تو یہ بھی ہماری عادت میں شامل نہیں ہوتا. ہم ایک سیٹ اپ بناتے نہیں ہیں، ہم ایک طریقہ کار نہیں بناتے، ہم ایک میپ نہیں بناتے. تو یہ ضروری ہے کہ پیراگراف لکھنے کے مراحل بچوں کو پتہ ہوں. موضوع پر غور کرنا، سب سے پہلے موضوع پر غور کرنا. ہمارے ہاں عام طور پہ ٹیچر موضوع دیتے ہیں جو کہ میرے خیال میں اتنا مناسب نہیں ہے. بچوں کو موقع ملنا چاہیے کہ بچے بھی موضوع بتائیں، اور جو موضوع پھر وہ فائنل کرے، جو موضوع وہ طے کر لیں، اس حتمی موضوع پر وہ غور کریں اور پھر لکھیں. ہم غور کرنا نہ سکھاتے ہیں، نہ ہم لوگ کرتے ہیں، نہ ہمارے بچے کرتے ہیں. اس کے بعد پیراگراف لکھنے کا عمل شروع ہو جائے اور پھر پیراگراف کی نوک پلک سنوارنا ہے، پھر حتمی پیراگراف لکھا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر حتمی پیراگراف لکھا جاتا ہے، اور پھر جب حتمی پیراگراف لکھ لیا جاتا ہے تو پھر ایک دفعہ اسے چیک ضرور کر لینا چاہیے. یہ بھی اس بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے. تو امید ہے کہ جی اگر اس طریقے سے پیراگراف لکھنے کی چند مشقیں جماعت میں ہو جائیں تو بچے بعد میں آہستہ آہستہ
مضمون نویسی کی طرف اور بڑی سکلز کی طرف جا سکتے ہیں، اور وہاں انہیں آسانی ہوگی، کم از کم وہاں ربط و تسلسل سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ یہاں پہ وہ سیکھ چکے ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو انہیں بھیجیے جنہیں ان کی ضرورت ہے، یعنی ضرورت مندوں کو بھیجیے، تو جنہیں ان کی ضرورت ہے انہیں یہ ویڈیو ضرور بھیجیے۔ اس ویڈیو کا حق ہے کہ یہ ان تک پہنچے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ وارث اقبال۔